नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने जा रहे हैं। जिस युग को इतिहास ने स्वर्ण युग कहा, तो आखिर उसमें ऐसा क्या था कि पूरा भारत बदल गया। और एक ऐसा काल जिसमें भारत को सत्ता नहीं, संस्कृति से महान बनाया। और साथ ही साथ उसने तलवार से नहीं, ज्ञान से दुनिया पर छाप छोड़ने वाला युग कहलाया। आज हम लोग गुप्तों को प्रशासन के इन टॉपिक्स को आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है इसमें द थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप। दूसरा है रूल ऑफ सक्सेशन। नेक्स्ट है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ इकोनॉमी, सोशल सिस्टम। नेक्स्ट जुडिशियल सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस एंड डेवलपमेंट। इन सारे टॉपिक्स को आज हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। गुप्त साम्राज्य जो थी वो मौर्य की तुलना में छोटी थी। वो उतने बड़े नहीं थे जितने बड़े मौर्य के साम्राज्य थे। हालांकि इसमें ने भी क्या किया कि एक बड़े से साम्राज्य पे क्या किया, शासन किया। जो यहाँ मैप पे दिखाया गया है, यहाँ कांचीपुरम, उज्जैनी, प्रयाग, पाटलिपुत्र, अयोध्या, मथुरा, तक्षशिला और गिरिनगर। तो ये सब जो पूरे इलाका है ये मौर्य के साम्राज्य से क्या है, छोटी है। और जस्ट इसके बगल में जो है ये वाला जो जगह है ये वाकाटक डायनेस्टी। मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त टू का विवाह इसकी बेटी का विवाह, प्रभावती का विवाह कर दिया जाता है। वाकाटक डायनेस्टी के जो राजा रुद्रसेन के साथ क्या होता है, विवाह कर दिया जाता है। और फिर इस विवाह में क्या होता है कि दोनों के बीच में मैत्रीतापूर्ण संबंध बन जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे और इसके बाद जो रुद्रसेन से शादी होने के बाद रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। और एक जो बेटा बहुत कम उम्र का रहता है, तो एक संरक्षिका के रूप में प्रभावती वाकाटक डायनेस्टी के संरक्षिका बनती है, शासन करती हैं, क्योंकि बेटा का बहुत अल्प आयु होने के कारण। टॉपिक्स अभी हम लोग देखे थे कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप, इसे अभी देखेंगे, पढ़ने जा रहे हैं। तो गुप्त साम्राज्य जो था ये मौर्य की तुलना में क्या था, छोटी थी। तो ये इतने बड़े जो साम्राज्य है गुप्त का, इसका हेड जो होता था वो राजा होता था। और ये साम्राज्य कई भुक्तिज में बांट कर रखा गया था, भुक्तिज या मंडल में, मंडल या भुक्तिज। तो जैसे मान लेते हैं इतना बड़ा जो साम्राज्य है, तो इसको बांट दिया गया कई राज्य में, स्टेट में। जैसे आज के समय में भारत जो 28 राज्यों में बांटा गया, तो ये भुक्तिज जो है ये समझ लेते हैं स्टेट है। बस स्टेट की जगह यहाँ बोला गया है भुक्तिज या मंडल। तो कई मंडल में बांट दिया गया गुप्त अंपायर को। और उसका जो हेड कहलाता था वो उपारी कहलाता था। और फिर ये राज्य के बाद फिर जो राज्य बना, तो राज्य के अंदर में कई जिलों में बटा होता है आज के समय में। तो ठीक वैसे ही जो जिला है, उस समय जिला को कहा गया है विषय। और विषय का जो हेड होता था, तो जो हेड ऑफिसर होता था उस समय विषयपति कहते थे। और नेक्स्ट जो है, इसके बाद जो जिला जो है फिर वो गांवों को समूह में या परगना में बांटा जाता है आज के समय में। तो उस समय जो परगना या गांव का जो समूह कहलाता था वो विथी कहलाता था, जिसे हम लोग विथपति कहलाते थे। विथपति कहलाता है इसका हेड। जैसे मौर्य के समय में जो था खारवटिक था, ये सब था। खारवटिक बताए थे कि वहाँ गांवों का क्या था, वो समूह था, हायरार्की में बताए थे। फिर इसके बाद जो ग्राम था, जो इसके बाद फिर जो बटा रहता है वो गांव में बटा रहता है। और उसका हेड कौन रहता है, ग्रामिका। तो गुप्त साम्राज्य को चलाने के लिए इतने सारे भागों में क्या किया, डिवीजन किया गया साम्राज्य को। और यहाँ जो शासन का जो प्रकृति है वो हेरिडेटरी मोनार्की है, मतलब आनुवंशिक राजतंत्र है। अभी अभी ये दोबारा फिर से क्या हो रहा है, एक बड़े से सेंट्रलाइज्ड पावर बनने जा रहा है। तो राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा। और राजा जो रहेगा सुप्रीम रहेगा, पूरे प्रशासन का जो रहेगा राजा वो सुप्रीम रहेगा, सुप्रीम हेड रहेगा पूरे अंपायर का, गुप्त अंपायर का। और इतने बड़े साम्राज्य को चलाना, एक कंट्रोल करना, तो एक कंसेप्ट आता है द थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप, राजत्व का दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत में बताया गया था, पहले भी बताए थे, कि राजा जो होते थे अपने आप को एक टाइटल एज्यूम करते थे। बोलते थे कि मैं राजा का प्रतिनिधि हूँ, राजा ईश्वर के प्रतिनिधि हूँ, और साथ में राजा का, ईश्वर का मेरे अंदर क्या है, अंश है। तो इसलिए मैं जो बोलूँगा वो होगा, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को चला पाना बहुत कठिन काम था उस समय। भले ही आज ये इस बात को लगता होगा गलत होगा, लेकिन उस समय के लिए, उस परिस्थिति के हिसाब से उस समय के लिए उचित था। ये जो थ्योरी था उस समय के लिए क्या था, ये उचित था। जैसे हम लोग स्यादवाद भी पढ़े थे, कंसेप्ट था कि परिस्थिति के हिसाब से विचार क्या है, बदलते रहता। तो उस समय साम्राज्य को कंट्रोल करके रखना बहुत टफ काम था, और शुरुआती पीरियड है।
तो उस समय लोकतंत्र जैसा कंसेप्ट तो आएगा नहीं कि लोकतंत्र जैसा कंसेप्ट रहेगा। तो यहाँ पर इस टाइप का जब थ्योरी आया तो राजा जब सुप्रीम रहेगा तो पूरे इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए इस टाइप का थ्योरी आया द डिवाइन किंगशिप का। तो राजा क्या रहेगा, सर्वोच्च अधिकारी रहेगा, और इस जितने भी साम्राज्य में के जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, उसका मालिक राजा होगा। और कई प्रकार का देखे कि राजा क्या है, उपाधि धारण करता था, टाइटल्स वगैरह। जैसे ईश्वर ईश्वर से रिलेटेड कई ये लोग क्या किया, टाइटल्स एज्यूम किए। जैसे विक्रमादित्य देवराज का उपाधि लिया परमेश्वर, फिर इसका परम भट्टारक। तो ये सब जो उपाधि लिया गया यही बता रहा है कि ये राजत्व का दैवीय सिद्धांत है, और राजा सबसे सुप्रीम रहेगा। पूरे अंपायर का जो राजा है वो सुप्रीम रहेगा। फिर इसके बाद ये हेरिडेटरी है, अनुवांशिक है, वंश पे आधारित है। तो राजा का जब गद्दी हटेगा तो राजा का फिर बेटा बनेगा, जिसको हम लोग रूल ऑफ सक्सेशन बोलेंगे। उत्तराधिकार का जो नियम है यहाँ पे अच्छा है। उत्तराधिकार का नियम जो है मध्य जब हम लोग मेडिएवल पीरियड पढ़ेंगे, या फिर हम लोग पहले देखे हरियंग डायनेस्टी वगैरह, तो रूल ऑफ सक्सेशन जो था, पितृहंता, पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा गया था। तो उससे के तुलना में ये क्या है, अच्छा है। और मध्य पीरियड में जब देखेंगे तो वहाँ का जो राजा रहेगा मध्य पीरियड के समय में, तो उत्तराधिकार के लिए नियम जो वहाँ लागू रहेगा, तो वहाँ पे सर काट दिए जाएंगे, और सर काट करके थाली में परोस करके दिल्ली लेकर के जाएंगे। तो इस प्रकार को वो हिंसा को दिखलाया गया है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। रूल ऑफ सक्सेशन जो है बहुत आराम से हो जा रहा था। राजा का बेटा क्या है, आराम से क्या कर गद्दी पे बैठ जा रहा। और यहाँ पर ज्येष्ठता का अधिकार का जो नियम है वो देखने को कमी मिलता है। ज्येष्ठाधिकार का मतलब ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र का मतलब बड़ा पुत्र, जो बड़ा है पुत्र, तो वो क्या है, इसका अधिक नियम क्या है देखने को नहीं मिल रहा है, जिसको हम लोग प्राइमोजेनिस्टिया रूल कहें। तो प्राइमोजेनिस्टिया रूल में ज्येष्ठता का अधिकार के नियम का हमें कमी देखने को मिलता है। लेकिन हेरिडेटरी जो वंशानुगत जो बना है रूल ऑफ सक्सेशन, जैसे मध्य काल में हम लोग पढ़ेंगे, तो वो वैसा नहीं है। यहाँ पर रूल ऑफ सक्सेशन क्या है, अच्छा है औरों की तुलना में। राजा पूरे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, पूरे अंपायर का वो सुप्रीम होता था। तो राजा इकलौता काम तो खुद नहीं कर सकता था, इसलिए इसने क्या बनाया कि बहुत सारे मंत्री को नियुक्त किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया। तो जो मंत्री रहेगा अलग अलग, जैसे आज भी जो मंत्री है तो अलग अलग काम को क्या करता है, बांट दिया जाता है, तो डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। तो यहाँ पर कुछ सेंट्रल मिनिस्टर का नाम दिया हो जो इंपॉर्टेंट है बहुत सारा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हम मिनिस्टर का नाम लिखे हैं। जिसमें पहला जो है महाबलाधिकृत, यही पता चल रहा, बल लिखा हुआ, बल का मतलब क्या होता है, कोई सेना लोग क्या करता है, बल का इस्तेमाल करता है। ये सेना का सेनापति होता था, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। जैसे आज के समय सीडीएस वगैरह जो है, तो सेम वैसा ही क्या है, ये महाबलाधिकृत कहते थे। जब बल का जो रहता है मतलब सेना का सेनापति कहलाएगा, कमांडर इन चीफ। इसके बाद है महादंड नायक। महादंड नायक में दंड लगा हुआ है, मतलब ये दंड देने का काम करेगा। तो दंड देने का काम कौन किसका रहता है, कोर्ट का रहता है। कोर्ट में कौन देगा, तो मुख्य न्यायाधीश देगा, न्यायाधीश मतलब। तो वहाँ चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस को हम लोग क्या कहेंगे, महादंड नायक। और फिर इसके बाद एक महासंधि विग्रहिका, ये संधि करने का काम करेगा। हाँ लिखा हुआ संधि, मतलब ये समझौता करने का काम करवाएगा। जब साम्राज्य जब युद्ध कर रहा है तो फिर दोनों के बीच का जो संबंध रहेगा, तो उस वार को क्या पीस में बदल देंगे, शांति। जैसे आज फॉरेन मिनिस्टर होता है, फॉरेन मिनिस्टर क्या करता है, समझौता करता है। दो देशों के बीच में क्या वो समझौता करवा देता है, पीस करवा देता है। तो ये एक तरह का फॉरेन मिनिस्टर है, महासंधि विग्रही का, ये संधि का काम करेगा। फिर इसका महाप्रतिहार, प्रतिहार कहने का मतलब जो शाही दरबार है, जो राजा का जो दरबार है, राजमहल है, वहाँ की सुरक्षा को देखना, वहाँ को सिक्योरिटी को देखना। जैसे मान लेते हैं राजा के पास कोई टैक्स देने के लिए आया तो वहाँ परमिशन लेना होता था, तब किसी को एंट्री मिलेगा। तो वो जो परमिशन देना, फिर उस दरबार के अंदर में क्या क्या व्यवस्था होगा, कैसे मैनेजमेंट होगा, ये देखने का काम है महाप्रतिहार का। फिर इसका नेक्स्ट जो ऑफिशियल्स का नाम है मिनिस्टर का, वो नाम है विनय स्थिति संस्थापक। विनय स्थिति संस्थापक जो है ये एजुकेशन मिनिस्टर है, ये शिक्षा विभाग को देखता है गुप्त पीरियड का। एक है फिर भंडागाराधिकृत, भंडागाराधिकृत मतलब ये एक राजकोष है, साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा की भी जरूरत है, ये राजकोष को संभालेगा ताकि पूरे साम्राज्य को क्या करे, संभाल सके। तो ये भंडार गिरिधिकृत है। जैसे भंडार आज के समय में जैसे भंडार है, तो राजकोष को ये दिखा रहा है, भंडागाराधिकृत। जैसे आज के समय में फाइनेंस मिनिस्टर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है कुछ और भी मिनिस्टर्स हैं, जिसमें से एक है उत्खेतिता।
उत खेतयिता, यहाँ खेत लगा हुआ है, मतलब ये खेत को मापने का काम करेगा, मतलब ये भूमि को मापने का काम करेगा। तो खेत का मतलब भूमि, यहाँ लैंड रिकॉर्ड्स रखेगा, किसका, लैंड का। लैंड रिकॉर्ड्स रखा जाएगा, भूमि का क्या रखा जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि कितना उसे टैक्स आए, एक अच्छा से उसे टैक्स आने के लिए लैंड से तो पता होना चाहिए कि किसके पास कितना भूमि है, मेजरमेंट रहना जरूरी है, तभी साम्राज्य के पास क्या है, पैसा टैक्स आ पाएगा। तो ये लैंड मापने का भी क्या है, एक मिनिस्टर था, ऊत खेटिता। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का अर्थव्यवस्था है, कि गुप्तों के समय में अर्थव्यवस्था कैसा था। तो अर्थव्यवस्था तो मेनली तीन चीज़ रहता है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और ट्रेड बेस्ड, यही तीन पे रहता है, आज भी देखने को ये मिलता है। तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री देखने को आज भी मिलता है। फिर इसका एग्रीकल्चर जो है, इसका सबसे मुख्य व्यवसाय था, जो मेजर ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। यहाँ पे ट्रेड क्या है, उससे भी मुख्य कौन है, एग्रीकल्चर है। कालिदास ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गन्ने और धान की खेती होता था गुप्तों के समय में, गन्ना और धान की खेती होता था। इसकी चर्चा किसने किया, कालिदास ने किया। फहियान ने बताया कि ये कृषि प्रधान देश था, यहाँ पे एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है, ये साम्राज्य जो है एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है। और मनुस्मृति में तो बताया गया कि राजा जो है वो भूमि का स्वामी होता था, ऑनर होता था। तो बताया कि राजा सबसे सर्वोच्च है, तो पूरे जो वहाँ का जो रिसोर्सेस है, जो भूमि है, उसका मालिक कौन रहेगा, स्वामी कौन रहेगा, तो राजा रहेगा खुद। तो ये मनुस्मृति में भी हमें जानकारी मिलता है गुप्तों का एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर ये जब भूमि है तो इसके पास पैसा आएगा इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर होगा तो उसे टैक्स लिया जाएगा। तो मेजर जो टैक्सेस है, जो मेजर टैक्सेस है वो भाग है, मतलब जितना भी उपज होता था उसका छठवां भाग राजा को दिया जाएगा, छठवां भाग, 1/6। तो जनरली हमें देखने को जो यहाँ पे टैक्सेस मिला है 1/4 से 1/6 देखने को मिला है। तो इसे हम लोग का कौन सा टैक्स बोलेंगे, भाग टैक्स। और जमीन का जो मेजरमेंट करेंगे तभी उसे हम क्या करेंगे, भाग ले सकते हैं। तो जमीन का मेजरमेंट करने वाला जो अधिकारी था ऊत खेतियाता था, पहले भी देखे। फिर इसके बाद जो है भाग के बाद भोग, ये राजा को भोग लगाया जाता था। मान लेते हैं कि हम खेती किए तो बहुत अच्छा क्या हुआ, सब्जी वगैरह और फल वगैरह मेरा उत्पादन हुआ। तो हम अपना सब्जी को क्या करेंगे और फल को कुछ अब राजा को ले जा करके देने जाएंगे, राजा को राज दरबार में जाएंगे देने जाएंगे, तो वहाँ परमिशन लेंगे। फिर और परमिशन जब हमें अंदर जाने को मिलेगा तो फिर वो मंत्री क्या करेगा, वो भोग को ले लेगा। तो ये राजा का एक तरह का गिफ्ट होता था, आज भी होता है कि किसी में का एग्रीकल्चर बहुत उत्पादन ज़्यादा होता है तो सब्जी वगैरह दे दिया जाता है आस पड़ोस में। और एक और है जो फेमस है टैक्सेस, उदक भाग और बेदक भाग, दोनों सेम है, उदक भाग और बेदक भाग। ये एक इरिगेशन टैक्स था। जब लोग गुप्त पीरियड के लोग जब खेती करते थे, जब समाज के लोग जो खेती करते थे तो खेती करते थे यदि, तो उसे इरिगेशन चाहिए वाटर चाहिए था। तो वाटर की कमी यदि मान लेते हो जाता था कहीं पर, तो वहाँ पे कैनाल्स वगैरह बना दिए जाते थे, डैम्स वगैरह बना, फिर वहाँ से पानी, तो उसके लिए भी क्या कहते हैं, टैक्स लिया जाता था, तभी तो वो क्या डैम्स वगैरह बन पाएगा, कैनाल वगैरह बन पाएगा। तो वो एक वाटर टैक्स है, इरिगेशन टैक्स दिखला रहा है किसे, बेदक भाग और उदक भाग। एक और भी टैक्स है हिरण्य, जो पहले भी देखे थे, ये कैश के फॉर्म में दिया जाता था, मतलब गोल्ड के फॉर्म में या कैश के फॉर्म में। एक तरह का गोल्ड टैक्स था या पेड इन टैक्स था। ये भी हम पहले हम लोग भी पढ़े थे कि किस तरीके से सामंत व्यवस्था जो सातवाहनों ने शुरू किया था, अब यहाँ पे गुप्त पीरियड के समय जो सामंती व्यवस्था है अब धीरे धीरे क्या है, पूरा शेप लेता जाएगा सामंती व्यवस्था। तो ये जो सामंतवादी जो व्यवस्था है, तो सामंत को क्या कहते हैं, सैलरी के बदले, सामंत बताए थे कल कि इसके पिछले वीडियो में, कि सैलरी के बदले जो है वहाँ पे पैसे के बदले क्या दिया जाएगा, लैंड दिया जाएगा। और फिर एक जा करके जो लैंड है राजा के पास धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, फिर उस लैंड में उसको अधिकार दे दिया जाता था। तो यहाँ पे जो सामंती व्यवस्था के साथ साथ कैश के फॉर्म में भी देखने को मिलता है, मतलब नगद पेमेंट वगैरह भी देखने को यहाँ क्या करता है, मिलता है। खासकर सेना में नगद पेमेंट देना क्या है, मस्ट है, नहीं तो वो लोग फिर क्या करेगा, भाग जाएगा सारा का सारा लोग। नहीं तो उसको फिर बोलेंगे कि तुम लैंड ले लो, तो वहाँ लैंड लेने के प्रीफर नहीं करेगा जब तक उसको कैश में पेमेंट नहीं मिलेगा। तो सेना वगैरह में हमें नगद देखने को पेमेंट मिलता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सोशल सिस्टम, वहाँ का सामाजिक व्यवस्था कैसा था, वहाँ का समाज कैसा था। तो वहाँ जो समाज था वो 4 वर्णों में बैठा हुआ था। जैसे पहले से ही जो 4 वर्ण सिस्टम था, अब जो वर्ण सिस्टम है ये पूरी तरीके से लेजिटिमेशन मिलना चालू हो जाएगा, मतलब ये जन पे आधारित रहेगा। इस काल में जो है, जो सबसे जो नीचे जो डाउन ट्रोडन क्लास है, उसकी स्थिति जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, उसकी स्थिति अब खराब हो जाएगा यहाँ पे। तो शूद्रों की जो स्थिति है वो बेटर नहीं रहेगा। और एक पुस्तक है न्यायिक संहिता, न्यायिक संहिता में बताया कि जो ब्राह्मण है उसके तुलना से किया गया है, मतलब अच्छी स्थिति दिखला रहा है। फिर क्षत्रिय जो उसको अग्नि देवता से
तुलना किया जा रहा, वैश्य को जल से तुलना किया जा रहा, जबकि शूद्र को विष से तुलना किया जा रहा। विष मतलब यहाँ पर स्थिति क्या है, खराब दिखाया जा रहा। तो न्यायिक संहिता में ये चीज़ क्या है, शूद्रों को स्थिति क्या है, बेहतर नहीं दिखाया गया। फिर इसी प्रकार वराहमिहिर ने बताया है कि ये शूद्रों की बस्तियां है, मतलब शूद्र जहाँ एक जगह रहते थे उनकी पूरी बस्तियां था, टोला ही था कि जहाँ शूद्र रहते थे। अब मनुस्मृति में मनु ने लिखा कि 10 वर्ष का ब्राह्मण जो है 100 क्षत्रिय से भी क्या है, श्रेष्ठ है। मतलब वो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया। और यहाँ पर जो महिलाओं को जो स्थिति है, मनुष्य इससे पहले जो महाभारत में उसमें बताया गया था कि त्रिय चरित्र पुरुषस्य भागम देवो न जानम कतो मनुष्य, अर्थात कहने को मतलब ये है कि स्त्री का जो चरित्र है और पुरुष का जो भाग्य है वो देवता भी नहीं जानते हैं, तो मनुष्य कैसे जान सकता है। तो यहाँ पर जो स्थिति जो बताया गया, चरित्र से तुलना किया गया स्त्री को, और पुरुष का जो भाग्य देवता से तुलना किया गया है। तो मनुस्मृति में थोड़ा सा बेहतर कंडीशन बताया गया महिला के बारे में। मनुस्मृति में बताया गया कि महिला की जो स्थिति है वहाँ जो है, जहाँ स्त्री रहती है वहाँ देवता का निवास होता है, मतलब स्त्री को क्या है, वहाँ देवता का निवास होता है। तो थोड़ा सा बेटर कंडीशन बताया गया। हालांकि मनुस्मृति का पुस्तक जो है ये हमेशा विवाद का मुद्दा है, इस पर हमेशा विवाद होते रहा है, क्योंकि इस पुस्तक में शूद्रों की स्थिति जो है उतनी बेहतर नहीं बताया गया, इस स्थिति क्या है, खराब बताया गया। इसलिए मॉडर्न पीरियड में बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाने को कहा। उन्होंने बताया कि देश का विकास तभी हो पाएगा जब डाउन ट्रोडन क्लास है, कहने का मतलब डाउन ट्रोडन क्लास कोई भी हो सकता है, जैसे शूद्र है या फिर महिला हो गई या फिर किसी उच्च वर्ण में भी, उसमें भी क्या है, कोई गरीब लोग है, मतलब वो डाउन ट्रोडन क्लास के देखा जाता है। तो उन्होंने बताया बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मनुस्मृति का देश के विकास में क्या बाधक के रूप में काम कर रहा है, इसलिए मनुस्मृति को हमें क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए था। हालांकि मनुस्मृति में राजा का कर्तव्य और साथ ही साथ पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्था बहुत बेहतर ढंग से बताया गया है। जैसे द थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप, उस समय इतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रित रखना, इस टाइप का कंसेप्ट क्या कर सकता, कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि वो अब शुरुआती पीरियड है। तो जब तक किसी एक के पास पावर नहीं रहेगा और डिसेंट्रलाइजेशन यदि हम कर देते हैं तो फिर अपने आप में वहाँ स्वतंत्र लोग घोषित करना चालू कर देगा, सारे सामंत लोग। तो इसलिए थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप भी क्या है, बताया गया था मनुस्मृति में। और यहाँ का जो समाज था, यहाँ दास प्रथा का क्या था, प्रचलन था, दास प्रथा यहाँ पे प्रचलन था। और यहाँ पर अनटचेबिलिटी देखने को मिलता है, क्योंकि इन सारे किताबों से हमें क्या दिख रहा है कि अनटचेबिलिटी दिख रहा है। मतलब अनटचेबिलिटी जो है गुप्त पीरियड में क्या था, प्रचलन में था। और महिला की जो स्थिति था थोड़ा बेटर था, मतलब उतना भी बेटर नहीं लेकिन बेटर था। जैसे अमर सिंह ने क्या किया, अमर कोश के पुस्तक में एक शिक्षित महिला का जिक्र किया गया कि महिलाओं को क्या है, एजुकेशन देना चाहिए। फिर इसके बाद एरन इंस्क्रिप्शन से हमें देखने को मिलता है जो भानुगुप्त के पीरियड का है, तो वहाँ पर पहला एविडेंस हमें देखने को मिलता है सती प्रैक्टिस का। जो गोपराज युद्ध में क्या है, मारा गया हुन के अटैक में, और जब हुन के अटैक में मारा गया तो जो उनकी पत्नी जो महागौड़ा है उसने क्या किया, सती प्रैक्टिस किया, सती प्रथा को क्या किया, सती हुई। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, एरन इंस्क्रिप्शन में। और जो समाज था वो पैट्रियार्कल समाज था। फिर गुप्तों के समय में हम देखेंगे कि वहाँ का न्यायिक व्यवस्था कैसा था। तो न्यायिक व्यवस्था जैसे आज है, तो आज भी क्या है, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट है, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। तो दीवानी न्यायालय उस समय भी था और आज भी था, लेकिन यहाँ का जो न्यायिक सिस्टम था वो बेटर था मौर्य की तुलना में। मौर्य के समय में भी सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट था, लेकिन वहाँ का जो पनिशमेंट था थोड़ा हार्ड था। कहा जाता है कि अशोक के समय में कोई 12 बजे रात में कोई महिला सोना लेके जा रही है तो उसका सोना कोई छू नहीं सकता था, कोई नहीं, क्योंकि यदि किसी प्रकार का वहाँ चोरी होता है सोना को तो वहाँ पे बहुत कठोर दंड दिया जाता था थोड़ा। और जबकि गुप्तों के समय में दंड जो थोड़ा नरम है, सॉफ्ट है यहाँ पे गुप्तों के समय में। और आज के समय में देखेंगे तो 12 बजे रात में कोई सोना यदि लेके जाता है तो सोना तो गायब होगा ही, साथ साथ महिला भी गायब हो जाएगी। यहाँ पे जो है क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज जो है ये पहली बार हमें क्लियर डिफाइन किया गया है। यहाँ पे गुप्तों के समय में आकर के पूरी तरीके से क्लियर डिफाइन किया गया कि कौन सा मैटर सिविल कोर्ट में होगा, कौन सा मैटर क्रिमिनल कोर्ट में होगा, जबकि मौर्य में पूरे क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था। और जैसे कुछ समझौता वगैरह या संपत्ति से लेकर अधिकार से रिलेटेड विवाद होता है तो वो सिविल कोर्ट में देखा जाएगा। और क्रिमिनल कोर्ट का मतलब जिसमें क्रिमिनल केसेस है, जिसमें हत्या चोरी ये सब क्या देखा जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट में। और एक मंत्री था महादंड नायक का जो दंड देगा, तो ये चीफ जस्टिस होता था महादंड नायक।
लेकिन इससे भी ऊपर जो न्यायाधीश होता था, जो सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाएगा, वो राजा खुद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राजतंत्र है, मोनार्की है। तो राजा क्या रहेगा, ईश्वर का अंश है माना जाएगा, और सारे सारे कंट्रोल किसके पास रहेगा, राजा के पास रहेगा। तो राजा के जस्ट नीचे महादंड नायक होगा, यदि सिविल जस्टिस में देखेंगे तब, यदि जस्टिस प्रोवाइड कराना है तो राजा चाहे तो उसको रोक भी सकता था। अब फैयान ने बताया कि फैयान अपने पुस्तक में बताया है कि यहाँ पे गुप्तों के समय में मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, और जस्टिस सिस्टम यहाँ का क्या है, बहुत सॉफ्ट था, थोड़ा नरम था, ये बता चुके हैं। फिर इसके बाद यहाँ का नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो मिलिट्री सिस्टम है। वहाँ का सैन्य व्यवस्था कैसा था। मौर्य की तुलना में गुप्त अंपायर साम्राज्य था उसकी तुलना में छोटी है, लेकिन यहाँ का जो मिलिट्री सिस्टम था ये बहुत बेटर था। एक ह्यूज आर्मी को मेंटेन करके रखता था, विशाल सेना था और संगठित क्या था, सैन्य तंत्र था। लेकिन यहाँ पर कितना, यहाँ पर आर्मी था पार्टिकुलर, मतलब कितने आर्मी था, एक विशाल सेना, ये तो नहीं बताया गया, लेकिन इतना पता है कि ह्यूज आर्मी था, तभी इतने बड़े साम्राज्य क्या है, स्थापना हुआ। तो जो आर्मी था तो अश्वपति, जैसे एक है पैदल सेना, फिर इसके बाद हाथी सेना, और फिर इसके बाद अश्व सेना, मतलब घोड़ा वाला। तो पहले देखे थे हम लोग जिस प्रकार कि घोड़ा जो घुड़सवार जो रहता था तो वो रथ सेना में रहता था, मतलब रथ से रहता था, घोड़ा उसको क्या कहता था, रथ के रूप में खींचा जाता, जैसे दिखाया गया है बहुत सारे रथ में, महाभारत वगैरह में, महेंद्र बाहुबली वगैरह पिक्चर में क्या दिखलाया गया है कि घोड़ा क्या कर रहा है, खींच रहा है रथ को। लेकिन यहाँ पर आने के बाद गुप्त पीरियड में देखा जाएगा कि घोड़ा रथ नहीं खींचेगा, उसका क्या है, यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा। यहाँ घोड़ा का घुड़सवारी होगा, मतलब व्यक्ति खुद बैठेगा, किस तरीके से कुषाण में देखे कि लॉन्ग कोट और फिर इसका बूट्स वगैरह पहन करके और हथियार लेकर के क्या करेगा, दौड़ेगा। तो यहाँ पर भी यही चीज़ देखने को मिला है। तो इस घोड़े का जो मुखिया होता था कि कौन सा हथियार किसको देना है, कितना देना है, मतलब कुल्हाड़ी, बर्छा, ये सब जितना भी है, तो ये किसको कितना कितना देना है, ये मेंटेन करने का काम करता था घोड़े से रिलेटेड। तो उसका काम था अश्वपति का, अश्व मतलब घोड़ा। फिर इसका हाथी का जो मुखिया होता था कि हाथी को कैसे मैनेजमेंट करना है, कि कितना उसको हथियार देना है, हाथी को कैसे मैनेज करना है, क्या क्या उसका खाना होगा, तो वो है पिल्लूपति। उसका हेड कौन रहेगा, पिल्लूपति। और जो पैदल सेना रहेगा वो नरपति, ये एक पैदल सेना रहेगा। और यहाँ का जो सैलरी होता था वो कैश में होता था, बताए थे कि कैश में होगा, कैश में नहीं होगा तो फिर ये लोग क्या, लैंड तो लेगा नहीं, नहीं तो फिर सबका सब क्या होगा, भाग जाएगा। तो फिर ये मिलिट्री सिस्टम, फिर साम्राज्य क्या है, विस्तार नहीं हो पाएगा। तो साम्राज्य का विस्तार होने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो मिलिट्री सिस्टम का है। और यहाँ पर एक अधिकारी बताया गया है, रन भंडागरिक, रन भंडागरिक। ये जो अधिकारी थे सैन्य व्यवस्था का जिम्मेदारी था इसके पास, ये पूरी तरीके से पूरे सैन्य व्यवस्था को देखता था कि वहाँ का मैनेजमेंट कैसा होगा। और ये पार्टिकुलरली घोड़ा का, हाथी का, पैदल सैनिक का ये क्या था, मुखिया था। लेकिन इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अधिकारी था वो रन भंडागारी का था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग का धार्मिक व्यवस्था है, कि गुप्तों के समय में धार्मिक व्यवस्था कैसा था। तो यहाँ पे जो राजाओं के द्वारा जो हिंदू धर्म का संरक्षण दिया गया, प्रोटेक्शन यहाँ किसका दिया गया है, हिंदू धर्म का। जबकि मौर्य में ने हम लोगों ने पढ़ा कि बुद्धिज़्म को वो लोग प्रोटेक्ट किया, बुद्धिज्म को, फिर आजीवक को भी देखे थे, जैन को भी देखे थे। तो वहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म पर टिका हुआ था। लेकिन अब जो है हिंदू धर्म अपने आप को क्या किया, सुधार किया, अपने आप में ब्राह्मण धर्म जो है सुधार किया। और फिर ब्राह्मण हिंदू धर्म जो है अब यहाँ पे इसका विकास जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो राजाओं ने, जो बड़े बड़े राजाओं हैं, जैसे हिंदू धर्म को सपोर्ट किया, तो उसमें से हिंदू धर्म में भी जो तब ब्राह्मणिकल रिलीजन को क्या किया, सपोर्ट किया। इसमें मूर्ति पूजा और मंदिर मंदिर में मूर्ति पूजा और यज्ञ की व्यवस्था फिर से क्या हुआ, प्रचलन हुआ। और इसमें जैसे वैष्णववाद बताए थे कि 4 सेक्ट में बटा हुआ है हिंदू धर्म, तो उसमें वैष्णववाद और एक भागवतिज्म। तो ये जो वैष्णव और भागवतिज्म है, ये धर्म को क्या किया, राजाओं ने संरक्षण दिया। वैष्णव धर्म मतलब विष्णु और कृष्ण, वैष्णववाद को हम लोग कृष्णवाद भी कहते हैं। और भागवत धर्म में मतलब भागवत, जिसका सवारी विष्णु भगवान का सवारी क्या है, गरुड़। तो हिंदू धर्म का संरक्षण कौन, राजाओं ने दिया। लेकिन यहाँ पर बुद्धिज्म और जैनिज्म और फिर एक शैववाद भी है, भगवान शिव का यहाँ पे क्या है, पूजा और अर्चना होगा। और इस समय जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, राजाओं ने क्या किया कि हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट किया। तो जब बुद्धिज्म और जैनिज्म को क्या किया, स्वतंत्र छोड़ दिया, वहाँ प्रोटेक्शन नहीं मिला, लेकिन उस पर अत्याचार नहीं किया बुद्धिज्म और जैनिज्म पे। जबकि आगे वाले काल में देखेंगे कि अपना धर्म को उसने प्रोटेक्ट, संरक्षण करेगा, तो दूसरे धर्म को क्या करेगा, वहाँ समाप्त करने का कोशिश करेगा, अत्याचार करने का कोशिश किया जाएगा। लेकिन गुप्तों के समय में बौद्ध और जैन पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं किया कोई राजा भी।
तो इसलिए बुद्धिज्म और जैनिज्म को स्वतः विकास के लिए छोड़ दिया गया, स्वाभाविक विकास जो उसमें विकास होना था स्वतः विकास किया बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो रिलीजियस सिस्टम था गुप्तों के समय में, वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया गया, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म पे क्या हुआ, अत्याचार नहीं हुआ, हिंदू धर्म का प्रोटेक्शन किया गया। और इस काल में रिलीजियस सिस्टम में तो भागवत गीता वो प्रसिद्ध हुआ यहाँ पे आकर के, और मंदिरों की संख्या क्या है, बनाया गया बहुत। यहाँ पर आकर के मंदिर के शुरुआती स्टेज हमें यहीं से देखने को मिलता है। मंदिर का जो प्रक्रिया बनाया गया किसी एक काल में नहीं बनाया गया, गुप्तों से शुरुआत होता है और फिर धीरे धीरे इसका क्रमिक विकास होता है। मंदिरों का जो विकास होता है क्रमिक विकास होता है। पहले जो मंदिर जो बनाए जाएंगे तो वो पहले सिंपल और फ्लैट रूप बनाया जाएगा। इसके 5 स्टेजेस, मंदिर का 5 स्टेजेस है जो बनाया गया। तो गुप्तों से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे आगे का पीरियड में बढ़ता जाएगा। गुप्त के बाद, फिर गुप्त के बाद पोस्ट जो गुप्ता पीरियड है उसके काल में बनेगा, फिर उसके आगे का भी क्या है, मंदिर का निर्माण होगा। और यहाँ पे जो मंदिर है तो पहला जो बनाया गया स्टेज में तो फ्लैट बनाया गया और पिलर के फॉर्म में सिर्फ, तो इसे हम लोग देवालय कहा गया, देवालय। और फिर इसके बाद जो है मंदिर का जो स्वरूप जो बना, तो यहाँ पर पूजा अर्चना, यहाँ सिर्फ मेडिटेशन का काम किया जाता था, मतलब सिर्फ यहाँ पर प्रेयर और मेडिटेशन होता था देवालय में। और यहाँ पे भगवान शिव का मूर्ति रख करके या फिर किसी का भी मूर्ति रख करके यहाँ पूजा अर्चना होगा, तो उसे हम लोग शिवालय बोला गया यहाँ पे, शिवालय। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जब मंदिर बनेगा तो बड़ा बड़ा शिखर और विमान के रूप में बनेगा मंदिर, और एक चबूतरे पे रहेगा, तो इसे हम लोग कहेंगे मंदिर का पूरा निर्माण होगा। तो ये धीरे धीरे इसका विकास हुआ। हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि मंदिर वास्तुकला को जब पढ़ेंगे तो उसे डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। फिर गुप्तों के समय में देखेंगे यहाँ का आर्ट एंड कल्चर कैसा था। तो हम लोग पहले भी पढ़े थे कि जो आर्ट है वो 2 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला काम, हमेशा जब भी आर्ट एंड कल्चर को देखेंगे तो हमेशा उसको 2 भाग में डिवाइड कर देना है, एक आर्किटेक्चर और एक स्कल्पचर, जिसे हम लोग वास्तुकला बोलते हैं। और वास्तु मतलब बड़े बड़े वास्तु के हिसाब से जो बनाए जाते हैं, बिल्डिंग, किला, मंदिर, स्तूप, ये सब क्या है हमारा, या फिर केव्स बनाया गया रहने के लिए काट करके, रॉक कट केव्स, तो ये सब हमारे आर्किटेक्चर में आएगा। और इसमें विभिन्न प्रकार के सामग्री से बनाया जाएगा, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया जाएगा, तो अलग अलग सामग्री का इस्तेमाल होगा। जबकि स्कल्पचर जो मूर्ति है ये छोटा मूर्ति बनाया जाएगा, छोटा छोटा, 5 फीट का, 4 फीट का, 3 फीट का, 2 फीट का, इस टाइप से। तो यहाँ पर जो सामग्री का जो इस्तेमाल किया जाएगा ये एक ही रहेगा, यहाँ विभिन्न प्रकार का सामग्री इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसमें से जो आर्किटेक्चर में जो इस काल में जो फेमस हुआ वो रॉक कट केव्स फेमस हुआ। क्या किया गया कि यहाँ पे गुफा बनाया गया, जैसे अजंता की गुफा है तो अजंता की गुफा बनाया गया, अंदर में उसका पेंटिंग बनाया गया उस गुफा पे। तो अजंता की गुफा जो है इस काल में बनना शुरू हुआ। ये अजंता की गुफा इस काल में बनेगा, फिर आगे भी इसका डेवलप होते जाएगा। अजंता एंड एलोरा केव्स जो है ये महाराष्ट्र में है, दोनों आपस में लगभग 100 किलोमीटर का दूरी है। अजंता की गुफा में लगभग 19 केव्स बनाया गया, और इस केव्स के अंदर में एक यूनिक फीचर्स देखने को मिला, पेंटिंग, पेंटिंग बनाया गया। जैसे मान लेते कि 29 को, जैसे ये चट्टान है तो इसमें गुफा बनाया गया 29 को, और इस दीवार पर क्या किया गया, पेंटिंग्स बनाया गया 29 केव्स में। तो इस पेंटिंग्स जो हमें यहाँ देखने को मिला, इससे हम लोग मुराल पेंटिंग्स कहते हैं, भित्ति चित्र। जो केव्स का जो वॉल है, गुफा का जो दीवार है, उस पर पेंटिंग्स बनाया गया जिसको हम लोग मुराल्स पेंटिंग कहेंगे, मुराल पेंटिंग। और इस मुराल पेंटिंग्स में बनाने के है, इसमें एक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, फ्रेस्को पेंटिंग। ये एक टेक्निक है पेंटिंग बनाने का, दीवार पे, गुफा के दीवार पे बनाने का एक टेक्निक है जिसको हम लोग फ्रेस्को पेंटिंग बोले हैं। इस फ्रेस्को पेंटिंग, अभी हम लोग क्या करते हैं, फ्रेस्को पेंटिंग को समझते हैं। मान लेते हैं कि ये गुफा का दीवार है, तो इस दीवार पे मुझे क्या करना है, पेंटिंग्स करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मिट्टी है तो मिट्टी लेंगे, और फिर साथ ही साथ गोबर को लेंगे और उसमें धान की भूसी को मिक्स कर देंगे, और फिर उस मिट्टी को पूरी प्रॉपर तरीके से जब प्रॉपरली हम मिक्स कर देंगे इस मिट्टी को, काऊ डंग और राइस हस्क जो है उसको प्रॉपरली जब मिट्टी में मिक्स कर देंगे, तो फिर इसको हम क्या करेंगे कि चट्टान का जो सरफेस है, जो वाल है, उस पर हम लेप लगा देंगे और फिर इसे सुखा उखा देंगे। और फिर इसके बाद हम लोग इसके तुरंत जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, इस पर चूने का प्लास्टर का लेप लगाएंगे। और जब चूने का प्लास्टर का लेप लगाएंगे और फिर उसके बाद इस पर पेंटिंग करेंगे, तो ये जो पेंटिंग जो करेंगे ये प्रकृतिवाद पे रहेगा। कहने का मतलब प्रकृति का इस्तेमाल करके हम इस पर पेंटिंग करेंगे। जैसे रंग वगैरह का इस्तेमाल जब करेंगे तो जैसे पेड़ का रंग निकाल लिए तो प्रकृति से, मतलब नेचुरल कलर हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो हमें नेचुरल कलर देखने को मिला है प्रकृतिवाद पे। और इसमें जो फेमस जो पेंटिंग वहाँ पे बनाया गया, पहले भी पढ़े थे
कि राजकुमारी का एक फ़ोटो मिला है मरनासन की, मतलब डाइंग प्रिंसेस का दिखलाया गया है, जो चारों तरफ से कुछ घेरे हुए हैं और बीच में कौन है, डाइंग प्रिंसेस है, कुछ लोग उसे क्या घेरा हुआ है। और फिर एक फ्लाइंग अप्सरा का जो पेंटिंग्स है ये हमें अजंता की गुफा में देखने को मिलता है। और ये जो अजंता की गुफा है ये शुरुआत होता है एक काल से, फिर ये दूसरे काल में, फिर तीसरे काल में इसका डेवलपमेंट होता जा रहा है। और ये जो अजंता की गुफा है ये बुद्धिज्म पे रिलेटेड ये क्या है, पेंटिंग्स है। और इसमें जो एलोरा की गुफा है, नेक्स्ट जो है एलोरा की गुफा, तो इसी टेक्निक को हम लोग क्या कहते थे, फ्रेस्को पेंटिंग। और एक हम लोग पढ़े थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में लॉस्ट वैक्स टेक्निक मेथड, वहाँ पे लॉस्ट ये एक मूर्ति बनाए थे हम लोग इस मेथड से, लॉस्ट वैक्स टेक्निक मेथड। और जबकि गुप्तों के समय में जो फेमस है वो फ्रेस्को पेंटिंग है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एलोरा की गुफा में, ये यहाँ 34 गुफा है, ये भी कहाँ, महाराष्ट्र में। ये जो इसमें पेंटिंग्स जो बनाया गया ये आधारित जो है, यहाँ जो केव्स जो गुफा है, ये गुफा जो मेनली है हिंदुइज्म से भी है, बुद्धिज्म से और जैनिज्म से। ज़्यादातर जो गुफा वो हिंदू रिलेटेड है, और फिर इसके बाद बुद्धिज्म और फिर कुछ जैन का, तो सबसे ज़्यादा जो हिंदुइज्म से रिलेटेड है ये। और यहाँ पर एक स्तूप देखने को मिला, क्योंकि वास्तुकला में हम देख रहे हैं तो एक स्तूप बना, एक स्तूप हमें देखने को मिला, धमेक स्तूप, वाराणसी में सारनाथ के पास में। तो सारनाथ में जो है यहाँ बुद्ध, महात्मा बुद्ध जहाँ पहला उपदेश दिए थे वहाँ पर एक स्तूप बनाया गया, धमेक स्तूप। तो यह स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था, लेकिन ये अशोक ने बनाया था, लेकिन ये कंप्लीटली बहुत स्टार्टिंग फेज का था, लेकिन गुप्तों के समय में आकर के इसका रंग स्वरूप दिया गया धमेक स्तूप का। तो ऐसा बहुत सारा है जो अशोक ने बनाया, लेकिन गुप्तों के समय में ये कंटिन्यूस चलता रहा। और इसमें तो गुप्तों के समय में तो बताया कि सबसे ज़्यादा मंदिर निर्माण का कला स्टार्ट हुआ, शुरुआत जो हमें मंदिर देखने को मिलता है ये गुप्तों के समय में। इससे पहले जो है ये आर्किटेक्चर हमें देखने को नहीं मिला है। मंदिर जो है गुप्तों के ही से शुरुआत हुआ। इसमें जो सबसे फेमस जो मंदिर है, कुछ एमपी में कुछ यूपी में, जिसमें दशावतार मंदिर और भीतरगांव मंदिर, ये दोनों कहाँ, यूपी में है। विष्णु मंदिर जो तिगवा, तिगवा का विष्णु मंदिर, पार्वती टेम्पल और एक सांची टेम्पल है, टेम्पल नंबर 17, ये कहाँ, मध्य प्रदेश में तीनों। इसके बाद जो है मूर्ति कला है, कि इस काल में गुप्तों के समय में कि मूर्ति कला का विकास कैसे हुआ। तो जो फेमस बताए थे कि ये लोग हिंदू धर्म को क्या है, संरक्षण दिया, राजाओं ने, बड़े बड़े राजाओं ने क्या किया, हिंदू धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म को क्या हुआ, स्वतः छोड़ दिया स्वाभाविक विकास होने के लिए, लेकिन उस पर अत्याचार किसी प्रकार के नहीं होते। इसमें से एक फेमस जो है बुद्धिस्ट स्टैचू बना है, मूर्ति है सारनाथ में। और ये जो मूर्ति जो बनाया गया ये क्रीम कलर का है, अब बलुआ पत्थर और धातु का इस्तेमाल किया गया इस मूर्ति में, क्रीम सैंडस्टोन का बना हुआ है और उसमें मेटल का प्रयोग किया गया है। ये भी कहाँ, सारनाथ में, जहाँ वो धमेक स्तूप है तो जस्ट उसी के बगल में ही है ये मूर्ति। और ये क्रीम कलर का मूर्ति दिखेगा थोड़ा। और बिहार में सुल्तानगंज में एक बुद्ध का फिर से एक स्टैचू मिला है जो 7.5 फीट का है, और ये तांबे का बना हुआ मूर्ति है। तांबे से बना हुआ मूर्ति एक यूनिक फीचर्स है, जबकि जबकि अभी पहले जो तांबे का मूर्ति देखने को हमें क्या है, नहीं मिला। ठीक, ये भी एक फीचर्स क्या है, अलग है। तो सुल्तानगंज में बुद्धा का जो स्टैचू मिला है वो लगभग 7.5 फीट का, जो तांबे से बना हुआ कॉपर स्टैचू है। और फिर हम देखेंगे कि स्कल्पचर में, मतलब छोटा छोटा जो बनावटी है जिसको हम लोग स्कल्पचर बोलेंगे, मूर्ति कला बोलेंगे, तो जिसमें से पिलर इंस्क्रिप्शन भी आएगा। तो कुछ पिलर पे क्या है, इंस्क्रिप्शन है जानकारी प्रदान करने के लिए। तो प्रयाग प्रशस्ति, मेहरौली का इंस्क्रिप्शन जो चंद्रगुप्त के समय में था, मेहरौली। फिर इसके बाद भानुगुप्त के समय ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन, जिससे हमें सत्य का प्रैक्टिस का पता चलता है। अब प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताया कि ये 3 कालखंड में इसका विकास हुआ है। पहले जो अशोक के समय में, फिर इसके अशोक के समय में, फिर इसके बाद समुद्रगुप्त के समय में, और नेक्स्ट फिर जहांगीर के समय में। तो ये तीनों कालखंड को दिखाया गया है प्रयाग प्रशस्ति। अभी ये कहाँ पर है, तो इलाहाबाद में है। गुप्तों में इतने सारे डेवलपमेंट हुए, इसमें से एक और डेवलपमेंट जो सबसे शानदार है वो विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ। तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हुआ, तो इसमें से कुछ विद्वान जो है यहाँ पर क्या है, नए नए डिस्कवरी, नए नए खोज किया, जिसमें से जो फेमस है आर्यभट्ट। तो इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कई स्कॉलर्स का नाम बताए थे, कालिदास, वराहमिहिर, ये सब पूरे स्कॉलर्स का नाम बताया था, उनके पुस्तक का नाम। तो वो डेवलपमेंट के बाद भी कुछ डेवलपमेंट और भी क्या हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विकास हुआ। इसमें से फेमस है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का पुस्तक जो है आर्यभट्टियम। और आर्यभट्ट जो है चंद्रगुप्त के समय में जो नवरत्न थे, तो नवरत्न में एक आर्यभट्ट भी है, लेकिन इस पर डिबेट का मुद्दा है कि आर्यभट्ट जो नवरत्न में थे या फिर चंद्रगुप्त के काल के समय में थे सिर्फ, मतलब दरबार में नहीं थे। तो इस पर थोड़ा सा विवाद है, लेकिन हाँ ये तो क्लियर है कि चंद्रगुप्त के समय में है।
नवरत्न में थे कि नहीं थे, इसमें थोड़ा सा डिबेट का मुद्दा हो जाता है। तो आर्यभट्ट ने बताया, इसमें सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है वो राउंड शेप्ड है, और फिर अपने अक्षीय क्या है, घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है अपने अक्ष पे। ये जो सेंट्रल एक्सिस है इस पे क्या है, पृथ्वी घूम रहा है। तो इसने सबसे पहले कौन बताया, आर्यभट्ट ने बताया। फिर इसके बाद जीरो की खोज की है, जीरो का खोज। तो जीरो का खोज भी इन्वेंशन ऑफ जीरो किसे दिया गया है, श्रेय आर्यभट्ट का। ये भी क्या है, विकास है मैथ्स मैथ्स का। फिर इसका डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली आने के बाद क्या हुआ, और भी बेहतर ढंग से क्या हुआ, मैथ को हम समझ सकते हैं, बहुत बेहतर ढंग से उसको क्या करते हैं, गणना कर सकते हैं। तो डेसिमल सिस्टम का भी क्या हुआ, विकास हुआ। फिर इसके बाद दूसरा जो विद्वान है वाराहा मिहिर, जो नवरत्न में शामिल थे। ये एक फेमस एस्ट्रोलॉजर और मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ, और साथ ही साथ ज्योतिष विज्ञान के बारे में ये जाने। इनके कुछ 5 फेमस पुस्तक है। पहला है पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक, 9 ग्रह। तो आज भी जो है ज्योग्राफी में जो 9 ग्रह, 9 प्लैनेट के बारे में किसने बताया, वाराहा मिहिर ने बताया। और फिर नेक्स्ट जो है विवाह पटल, तो इसमें विवाह से संबंधित कि किस प्रकार ग्रह जो है विवाह से संबंधित, दोनों के बीच में लिंकेज है। तो विवाह के समय में ज्योतिष का क्या योगदान है। जैसे इन्होंने बताया कि विवाह का एक समय होता है, हमेशा कभी भी विवाह नहीं हो सकता, एक समय होता है। जैसे विवाह का एक टाइम रहता है कि 6 तारीख को 7 तारीख को क्या होगा, विवाह का दिन रखा जाएगा, हमेशा तो होता नहीं है। तो विवाह का समय, फिर इसके बाद मांगलिक, विवाह के समय मांगलिक का रोल क्या है। तो इस टाइप का चीज़ों जो है किस पुस्तक को हमें देखने को मिलता है, विवाह पटल में। और फिर नेक्स्ट जो है जो फेमस मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त का जो सबसे फेमस सिद्धांत है वो ब्रह्म्स फुट सिद्धांत। तो ये सिंपल है, ब्रह्म है तो ब्रह्म्स फुट, ब्रह्म्स फुट। तो ब्रह्म्स फुट सिद्धांत जो है इसमें मैथ से रिलेटेड बहुत सारा कंसेप्ट जो है उस समय दिया गया, जैसे अर्थमेटिक, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जियोमेट्री, और भी कई था। और इन्होंने बताया, ब्रह्मगुप्त ने, कि शून्य का उपयोग का नियम बताया। शून्य का खोज जो है आर्यभट्ट ने किया, लेकिन इसका हम उपयोग कैसे करेंगे। तो इन्होंने उपयोग बताया कि हम जीरो का उपयोग बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि कोई भी है तो उसमें यदि हम जीरो ऐड करते हैं तो उसका प्रभाव उसमें क्या है, नंबर पे नहीं पड़ता। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है 9, तो 9 में यदि हम जीरो जोड़ते हैं तो वो 9 ही रहेगा। तो जीरो का क्या है उपयोग बताया। जैसे 9 में बोले कि यदि हम उसमें किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो बन जाता है। तो इस प्रकार से, या फिर 9 में हम कोई माइनस करेंगे तो उसका भी कोई क्या फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप का उपयोग क्या है बताया गया। और साथ ही साथ फिर इसने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हमें बताया है, ये अपने पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत में। तो इतने सारे डेवलपमेंट जो हुआ यहाँ पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो डेवलपमेंट हुआ गुप्ता पीरियड के समय में, यही कारण है कि भारतीय इतिहास का इसे स्वर्ण युग कहा गया, गोल्डन एरा कहा गया है। तो गुप्त काल हमें यह सिखाता है कि जो सच्ची और समृद्धि है वो सत्ता से नहीं बल्कि संस्कृति और ज्ञान से प्राप्ति होती है। सो दोस्तों, आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे टेलीग्राम चैनल दी गई है जिसमें लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं।